कह रहा है भाई 19-20 चलता है। उसको भगाया गया और उस महफिल से उसको बेइज्जत कर दिया गया। हेनरी मोस्ले, एक ऐसा सेल्फलेस इंसान जिसने बोला मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, जा ले जा अवार्ड। चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर सिखाऊंगा जिस पे सवाल हर साल आपके एनसीईआरटी में पूछा जाता है, जिसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाँ भाई, क्या चाल है 11वीं क्लास के विद्यार्थियों? इन्फिनिटी क्लास 11 में स्वागत है आपको। और आज आपको ना एक रैपिड रिवीजन करवाऊंगा। किसके ऊपर? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है। तो चलो बिना समय खराब किए हुए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले एक बात आती है कि इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो भाई? तो देखो यार, 118 एलिमेंट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर उनको अच्छे से स्टडी करना है ना, जिनमें 93 तो मेटल्स हैं, 18 नॉन मेटल्स हैं और 7 मेटलोइड हैं, तो इनके लिए हमें एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड होगी ताकि पढ़ाई अच्छे से कर पाए। वरना अगर मान लो किसी लाइब्रेरी में घुसो और वहां पे हजारों किताबें ऐसे पड़ी हुई हैं, उनमें से एक किताब निकाल के पढ़नी हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बस इसीलिए इनको सिस्टमैटिकली अरेंज करना है, उसी को कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ट्राई मारा था पीरियोडिकली क्लासिफिकेशन के लिए, वो मारा था डोब्राइनर भाई ने। वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी था। क्या करा उसने बोला कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास में अरेंज कर दो। तो क्या होगा कि शुरू और तीसरे वाले का जो एटॉमिक मास होगा उसका एवरेज आएगा बीच वाले का। तो ऐसा करके 2-3 तो सेट उसने सही बना दिए। 39 प्लस 7 का एवरेज आ रहा है 23 और 40 प्लस 137 का एवरेज आ रहा था 88.5। उन्होंने बोला भाई आसपास चल जाएगा। जैसे ही वो अवार्ड लेने गया, वहां पर एक दो ऐसे ट्रायड पकड़े गए जिनका कोई सेंस नहीं था, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में चेक किया, 19 प्लस 80 का एवरेज निकाला आ रहा है 49.5 और ये आ रहा है 35.5। कह रहा है भाई 19-20 चलता है। उसको भगाया गया और उस महफिल से उसको बेइज्जत कर दिया गया। तो दोस्तों, इसका रीजन ऑफ फेलियर था कि कुछ ही ट्रायड पॉसिबल थे। उसके बाद आते एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन जिनका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उनका कहना था कि सारे गामा पाधा नीसा, मतलब पहला और 8वां एलिमेंट हमेशा सेम प्रॉपर्टी पोजेस करेगा अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर देते हो। तो भैया उसने क्या बोला कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम के साथ में प्रॉपर्टी मैच हो जाएगी। बोरॉन से शुरू करोगे तो हर एक 8वां एलिमेंट यानी एल्यूमिनियम के साथ में प्रॉपर्टी मैच हो जाएगी। तो जब ये अवार्ड लेने गया तो फंक्शन में पता चला कि भाई जैसे ही इनर्ट गैस डिस्कवर हो गए तो इसका सारेगा पाधन से तो बेकार हो गया, क्योंकि एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। जैसे यहां पर नियोन आ जाएगा, यहां पर आर्गन आ जाएगा, तो फिर इसका सारेगा पा खत्म हो गया। इसका गिटार भरी महफिल में तोड़ दिया गया, इसको बेइज्जत वहां से बाहर निकाल दिया गया। लिमिटेशन है, बियॉन्ड कैल्शियम दिस रिपीटिशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड। और ये जो गैसेस, इनर्ट गैस आ गई थी, उसके बाद में तो कुछ कह ही नहीं सकते। उसके बाद में एक और मेहनती आदमी आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर एमिले बेजू डी चेनकोटियस। 1862 में अपनी एक कहानी लेके आया। ये भाई को डी चेनकोटियस के नाम से जानते हैं। इसकी जो सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल थी बच्चों, उसको हम लोग टेलोरिक हेलिक्स के नाम से जानते हैं। उसने एक सिलेंडर के ऊपर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, कुछ इस तरीके से कि एक सेम प्रॉपर्टी पोसेस करने वाले एलिमेंट एक वर्टिकल लाइन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इसको समझना ही बहुत मुश्किल था। द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द ग्राफ मेड दिस थिंग इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। सब लोगों ने इसको डिस्कार्ड किया, बोला भाग यहां से यार। फिर आते हैं लूथर मेयर के कर्व। लूथर मेयर भाई साहब ने ना फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बड़ी स्टडी करी और उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में एक ग्राफ बनाया। और ग्राफ ना बड़ा ही एक इस तरह का कॉमन ग्राफ रिपीटेडली वो होता गया, बस बड़ा बनता गया, ग्राफ बड़ा बनता गया। तो जब भी उसने ग्राफ बनाया, उन्होंने देखा कि यार इस ग्राफ के ऊपर जो टॉप पे आ रहे हैं ना, वो है सारे अल्कली मेटल्स। वो है आपके लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी इनके सबसे ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम्स होने वाले हैं। और उसने देखा कि डिसेंडिंग के ऊपर, यानी जब नीचे जाते हैं तो आ जाते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी कि इनके रिलेटिवली कम होने वाले हैं वॉल्यूम्स। और जब असेंडिंग की तरफ जाते हैं, ऊपर उठने की तरफ जाते हैं, तो यहां पर कौन आ जाते हैं? हेलोजेंस, मतलब कि इनके थोड़े बढ़ते हुए क्रम्स में है। हेलोजन से बड़े फिर अगले अल्कली मेटल और अल्कली मेटल से थोड़े छोटे रिलेटिवली अल्कलाइन अर्थ मेटल। और आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी क्या? एक भीड़ में, झुंड में जो नीचे रहते हैं वो कौन से? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, जिनके ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम्स होते हैं या साइजेस बराबर होते हैं। तो ये दोस्तों इसके कर्व का बेसिकली इंपैक्ट था। बट देयर वाज नो प्रॉपर रीजन कि रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टी क्यों हो रहा है। अरे पीरियोडिक का मतलब ही होता है रिपीट होना किसी चीज का, वो यहां पर समझ में नहीं आया। भरी महफिल से जलील करके इनको वापस भेजा गया। फिर आते हैं द डॉन ऑफ दिस इंडस्ट्री, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को एक मजाक बना के रख दिया। नाउ आई वेलकम यू द ग्रेट गैंगस्टर ऑफ द कंपनी, जिनका नाम है मेंडलीव। तो भैया जो हमारे मेंडलीव हैं, मेंडलीव यहां से फिर से ले लेंगे।
तो मेंडलीव भाई जो थे उनने बताया कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हो तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ उसके हिसाब से कि जो प्रॉपर्टीज हैं कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी एलिमेंट की, वो एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एटॉमिक मास का। ए यहां पर कौन है? एटॉमिक मास। क्यों है उसका रीजन नहीं था, उसने बस बता दिया। पर वो फिर भी सक्सेसफुल रहा रिलेटिवली, क्योंकि उसने उस जमाने के अराउंड 63 एलिमेंट्स को दोस्तों कुछ ऐसे अरेंज किया कि भाई मजा आ गया लोगों को। उसने सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट दिया था रोस और कॉलम का। रोस को पीरियड कहा गया, कॉलम्स को ग्रुप कहा गया। तो दोस्तों सबसे पहला था पर्सन जो पीरियड और ग्रुप का लेके आया, जिससे कि पढ़ाई करना बहुत आसान हो गया एलिमेंट की। उस जमाने में उस भाई ने पूरे 9 ग्रुप्स दिए। इन 9 ग्रुप्स के अंदर 8 ग्रुप तो उसने कुछ ऐसे दिए जिसमें से आप देख पा रहे होंगे कि सारे एलिमेंट आ गए, और एक एक्स्ट्रा ग्रुप उसने ये सोच के बनाया कि अगर जिंदगी में कभी नोबल गैसेस डिस्कवर हो तो ग्रुप 0 नाम से वो यहां पर एक्स्ट्रा में रखी जा सके। साथ ही में बच्चों उसने बहुत अच्छा काम ये किया, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उसने ऑब्जर्व किया और बोला कि जब ये एलिमेंट आएंगे तो बोरोन के आगे ई का बोरोन स्कैंडियम बनेगा, जब ई का एल्यूमिनियम के आगे गैलियम आएगा, और जर्मेनियम आएगा ई का सिलिकॉन के नाम पे। और उसने इनकी प्रॉपर्टीज को पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था। उसने कुछ अच्छे एलिमेंट्स के मासेस को भी करेक्ट किया, जैसे कि बेरिलियम, गोल्ड, इरिडियम, इंडियम, यूरेनियम एटसेट्रा। लेकिन उस भाई की कमी क्या थी? जब वो अवार्ड फंक्शन में पहुंचा तो उसको बोला गया, ओ बेटे ये बता कि तूने आर्गन को पोटेशियम से पहले कैसे रखा, जबकि आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, पोटेशियम का मास 39 है। चुप, एकदम सन्नाटा। टेलुरियम को आयोडीन से पहले क्यों रखा, कोबाल्ट को निकल से पहले क्यों रहा? चुप, एकदम सन्नाटा। उसने बोला कि भाई तूने एटॉमिक मासेस के हिसाब से अगर अरेंजमेंट किया है तो सारे के सारे एलिमेंट के आइसोटॉप्स को भी अलग अलग अरेंज कर। चुप, एकदम सन्नाटा। सब ग्रुप्स जो होते हैं दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कि पोटेशियम और कॉपर एक साथ रखे हुए हैं, ये हाईली रिएक्टिव, ये बड़ा ही इनर्ट। चुप, एकदम सन्नाटा। और द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मैच होती है और उसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी मैच होती है। चुप, एकदम सन्नाटा। और फाइनली ग्रुप 8 जो था, जिसमें 3 ग्रुप को जबरदस्ती चिपका दिया बेवजह। चुप, एकदम सन्नाटा। उसे फेल होना पड़ा, भरी महफिल में बेइज्जत होकर बाहर निकलना पड़ा। वो हारा नहीं, वो गया एक दुनिया के संरक्षक के पास, जिस संरक्षक का नाम है हेनरी मोसले। एक ऐसा सेल्फलेस इंसान जिसने बोला मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, जा ले जा अवार्ड, मेंडलीव तू ही बना ले अपनी पीरियोडिक टेबल। मैं तुझे बस इतना बताऊंगा कि यहां पर जो तू बोलता है ना कि प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, वो गलत है। आज से बोल बेटा कि प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर Z, नॉट अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास A। और इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें उसने मेटल्स के ऊपर हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा, वहां से प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज की उसने ग्राफ प्लॉट किए, रूट ऑफ न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के रूट वर्सेस Z के बीच में, तो उसको एक सिमिलैरिटी पाई गई। एक पैटर्न की सिमिलैरिटी से पता चला कि भाई एटॉमिक मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर होता है, और बन गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। हेनरी मोसले के इस बात से सब लोग बड़े खुश हुए और उन्होंने बना दी ये 118 एलिमेंट से लदालद बड़ी सी पीरियोडिक टेबल, जिसको मैं आपको ऐसे चुटकियों में याद करा दूंगा। आइए समझते हैं इसके निमोनिक स्कोर। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके निमोनिक मेरे से बढ़िया है तो बेटा कमेंट जरूर कर देना, थोड़ा बहुत सर भी सीख लेंगे। चलो, सबसे पहले एस ब्लॉक, हे लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पी ब्लॉक, बैंगन आलू गाजर इन थेला नहीं, कहे शिवजी सुनो पार्वती फल, नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी मक्कार, उससे टेपो लाओ फिर कल बाहर आई एट टेरेस, हीना नीना और करीना 0 रन पे आउट। पी ब्लॉक खत्म। डी ब्लॉक, हम जाएंगे लेफ्ट से राइट। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैम, फेंको नहीं कूड़ा जरा, यारी जरा निभा, मौत तक रुकना रहना पड़ेगा आगे कदम। यहां पर लेंथ है ना, यहां पर हॉफमियम, ला हफ्ता वारे उसिर पटाऊ होगा, अरे यहां पे लेंथ है ना, यहां पे एक्टिनियम, ऐसी रफ्तार दबा संग भैया हसमत देश राक्सीन। आ जाओ किसके ऊपर, एफ ब्लॉक, यहां से शुरू है, लेंथेनम के आगे लेंथेनाइड, एक्टिनियम के आगे एंटीनाइड, सेपार एंड पंपसम ईयू गोर तब दियो यार तुम ये भी लो, थपायु नपायु अमेरिकन सीएम बैंक सेफ ऐसे फॉर्मूला। ये पीरियोडिक टेबल मैंने आपको चुटकियों में याद करा दी। निमोनिक जरूर बता देना आपके कौन से मेरे से बेहतर है। इस पीरियोडिक टेबल की हाईलाइट देखें तो 118 एलिमेंट है, साथ यहां पर
हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको पीरियड कहा गया, हर एक पीरियड के एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है, और ग्रुप है टोटल 18 जो कि आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं, और हर एक एलिमेंट जो एक ग्रुप में रखा हुआ है उसके साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी उसका वैलेंस शेल का नंबर बढ़ते चला जाता है। ठीक है भैया। और 14 एलिमेंट जो थे आपके 6 पीरियड के और 7th पीरियड के, उनको सेपरेटली रखा गया आफ्टर लेंथेनम एंड एक्टिनियम, जिनको लेंथेनम एंड एक्टिनाइट कहते हैं। कंबाइंडली वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सेपरेटली रखा गया क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं थी। तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला पीरियड होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट वाले जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, दूसरे और तीसरे के अंदर होते हैं 8-8 एलिमेंट, उनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। चौथे और पांचवें के अंदर होते हैं 18-18 एलिमेंट, उनको बोला लॉन्ग पीरियड। छठे और सातवें के अंदर होते हैं 32-32 एलिमेंट, उनको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जान ले। पहला ग्रुप कहलाता है अल्कली मेटल, लीना करे रफ से याद अपने, और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 होता है जिसके अंदर आपके आते हैं बेरिलियम, बेटा मांगेकार, स्कूटर, बापरासी। और 11th ग्रुप जो होता है बच्चों जिसमें आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये रखे होते हैं, उनको बोलते हैं कोइनेज मेटल। और बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप है, 14th है कार्बन फैमिली, 15th है नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजन, 16th ऑक्सीजन फैमिली या फिर चाल्कोजन, 17वें को हेलोजन और 18वें को कहते हैं नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस या फिर ग्रुप 0। देन लेट्स कम टू एस ब्लॉक एलिमेंट। दोस्तों एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आप देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 या फिर NS2। NS1 वाले ग्रुप 1 होते हैं, NS2 वाले ग्रुप 2 होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है एस सबशेल में, इसीलिए उसका नाम पड़ा एस ब्लॉक एलिमेंट। कंपेयर करें अगर हम तो इनको सारे के सारे रिएक्टिविटी में सबसे मास्टर होते हैं, लाई करते हैं एक्सट्रीमली लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सारे के सारे हैं। लेकिन सिंस हीलियम का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है एस सबशेल में, इसीलिए हीलियम को भी बोल दिया गया तू भी एस ब्लॉक है रे यार। नेक्स्ट आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली होता है NS2 NP1 से लेके 6 कंप्लीटली फिल्ड मिलेगा आपको इससे पहले के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 तक, और आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा पी के अंदर, इसलिए पी सबशेल के अंदर जाते हैं तो पी ब्लॉक कहलाते हैं। फिर भैया इनको एक्सट्रीमली राइट में रखा गया। ये जो होते हैं इनको एक्सेप्शनली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के अगर हम लोग इनर्ट गैस हटा देते तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एंड ये जो होते हैं ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों से मिलकर बनते हैं, जबकि एस ब्लॉक में मेजरली मेटल्स ही थे। सिमिलरली आप देखेंगे एक्सट्रीमली राइट में आते हैं ग्रुप 13 से ग्रुप 18। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें जो कि एस और पी के बीचों बीच आते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन और ये ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक आते हैं। ग्रुप 3 से 11 को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ग्रुप 12 वाले को बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स के अवेलेबिलिटी होना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, यानी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन इनकी ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में मिल जाते हैं। बट जिंक, कैडमियम, मर्करी ऐसे एलिमेंट है जिनकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में कभी भी एलिमेंट आपको, इलेक्ट्रॉन आपको फ्री नहीं मिलता, अनपेड नहीं मिलता, इसलिए उनको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1D 1 to 10 एंड NS1 to 2, एक्सेप्ट एक एलिमेंट है पैलेडियम, ये बड़ा ही एक्सेप्शन है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, जरूर पढ़ना है इसके बारे में। देन 3D सीरीज में स्कैंडियम टू जिंक, 4D सीरीज यटेरियम टू कैडमियम, लेंथेनम टू मर्क्यूरी इज 5D एंड एक्टिनियम टू कॉपरनीशियम इज 6D सीरीज। अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके ना एक ही ग्रुप के अंदर होते हैं, विच इज ग्रुप नंबर 3। और ग्रुप नंबर 3 में लेंथेनम के बाद में आ जाते हैं सारे लेंथेनाइट, एक्टिनियम के बाद में आ जाते हैं एक्टिनाइट। टोटल 28 एलिमेंट्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, क्योंकि सारे के सारे जो होते हैं वो डी एफ सबशेल में पाए जाते हैं। सारे के सारे मेटल्स हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीचों बीच आते हैं। अब बात करें थोड़े से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की, तो मेरे बच्चों 78% 118 में से मेटल्स ही हैं, विच इज 93 मेटल। और इन मेटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहते हैं, बट एक्सेप्शनली लिक्विड बेचारा होता है मर्क्यूरी। हमारा मर्क्यूरी बेचारा लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और 2 एलिमेंट और हैं गैलियम और सीजियम, जिनको मुट्ठी में ले लो तो पिघल जाएंगे, तो ये वाले आपके जो आते हैं गैलियम और सीजियम है, जिनके 303 302 केल्विन टेम्परेचर्स होते हैं, मतलब 5-6 डिग्री साइड। फिर आते हैं भैया हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो बेकार कंडक्टर होते हैं, ज्यादातर नॉन मेटल हमारे पी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं, क्योंकि एस डी एन एफ सारे के सारे टिपिकली मेटल्स ही होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, गैसेस होते हैं मेजरली, सॉलिड्स भी होते हैं जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। लेकिन जो एक अकेला नॉन मेटल है और जो लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है वो है आपका ब्रोमीन, जो कि एक रेड कलर का लिक्विड है। देन अगर कुछ की बात करें हम तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई हैं, एक्सेप्शनली जैसे कि कार्बन है, जैसे कि बोरॉन है, लेकिन बाकी सबके जनरली लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और ब्रिटल इन नेचर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। अब आखिरी बात कर लेते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स जो होते हैं दोस्तों, इसके लिए एक टेक्निक सिखा देता हूं।
शिव भोले तेरी ऐसी पूजा के सब जिए। ये बच्चों ये मेरे को भी अपने टाइम पे हमारे सर ने सिखाई थी भैया। देखो सी एसआई से आगे सिलिकॉन, तो आप इसको बोलेंगे शिव, ये बस इतना ही बता देंगे, ठीक है। शिव भोले तेरी ऐसी पूजा की सब्जी। इनके प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में आती हैं। और लेट्स कम टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, जिनके 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर होते हैं। तो पहले के जमाने में जब एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे और हमें पता करना था इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उस जमाने में हम लोग उनके पर्टिकुलर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर देते थे और इनको एक सिंबल असाइन कर देते थे। जैसे 115 है, तो 115 के लिए आप 1 का वर्ड रूट यूज करेंगे जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही वर्ड रूट है जिसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। तो यहाँ पर 1 के लिए यूज करते हैं अन, इस दूसरे के लिए भी हो जाएगा अन, 5 के लिए हो जाएगा पेंट, और आखिरी में क्या लगा दो ईएम, बन गया क्या अन पेंटियम। सिंबल क्या बन जाएगा UUP। ऐसे एक और एग्जांपल ले लीजिए 117 या 189, तो बन जाएगा अन ऑक एन, और लास्ट में क्या लगा देंगे ईएम, तो अन ऑक्टेनियम, और सिंबल क्या बन जाएगा UOE। अब चलते हैं डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल कि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ तो कमियां है ना यार। हाइड्रोजन को कहां प्लेस करें जिसकी प्रॉपर्टी हेलोजन ग्रुप 17 और अल्कली मेटल ग्रुप 1 से मैच करती है, तो बीच में छोड़ दिया कहीं ना कहीं। और एक चीज और देखो यार, लेंथेन और इलेक्ट्रॉन को फिट ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी बड़ी प्रेडिक्टेबल कौन बनाता, तो उसको सेपरेटली रखना भी एक प्रॉब्लम की ही बात थी। नाउ लेट्स कम टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। दोस्तों ये जो जितने भी आप नंबर देख रहे हो ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सब है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद में रिपीट होती है, उनको कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि हर एक ग्रुप के मेंबर का सिमिलर ही होता है, इसीलिए हर बार हमें प्रॉपर्टीज के अंदर क्या दिखाई देते हैं, रेपिटेशन। तो आइए समझते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे सोडियम में ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स ऑफ क्या लगेगा, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। Z होता है एटॉमिक नंबर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ज्यादा अट्रैक्शन। और इसको रिपेल कौन करेंगे, साइड के इलेक्ट्रॉन्स, इसके नेबरिंग इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे। ये रिपल्शन फोर्स जो होता है दोस्तों, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है सिग्मा से, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये निकाला जाता है स्लेटर रूल से, बट हमारे सिलेबस में नहीं होने की वजह से अपन इसको भी ऐसे डिच मार देंगे। कभी जब जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे तब स्लेटर रूल जरूर पढ़ाऊंगा आपको। तो भैया आपको ओवरऑल जो यहां पर फोर्स मिलेगा, जिसको हम लोग नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस कहते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसे कहते हैं Z माइनस सिग्मा। और ये बहुत सारी चीजों में प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में हेल्प करता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज के मैनर या पैटर्न जानने में हेल्प करता है। जैसे कि सबसे पहले बात करें एटॉमिक रेडियस। दुनिया में कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसके इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, यानी कि ये एटॉमिक रेडियस निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो एटम को कनेक्ट करना पड़ेगा। दो एटम को कनेक्ट करके उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का हाफ करके क्या निकाल देंगे, अगर सेम टाइप के एटम है तो उनकी रेडियस। तो इस तरह के पैटर्न को एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिस्टेंस को निकालने में यूज करा जाता है। तो 3 तरह की इंपॉर्टेंट एटॉमिक रेडियाई होती है दोस्तों। सबसे पहले को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अगर कोई भी दो नॉन मेटल के एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और अगर वो सेम टाइप के एटम्स है तो उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए, तो क्या बन जाएगी, कोवेलेंट रेडियस d/2। अगर आयरन आयरन यानी मेटेलिक बॉन्ड से कोई दो एटम जुड़े हुए हैं, उनकी रेडियस को आपने निकालना है तो उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए। और ऐसे इनके दो के बीच में जब नोबेल गैसेस हमने यूज किया, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल यूज किए जिनके बीच में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी उनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो, तो उनके बीच के जब डिस्टेंस का हाफ करेंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वान डेर वाल रेडियाई। तो यूजुअली वान डेर वाल रेडियाई बहुत बड़ी होती है और ऑर्डर बन जाता है आरसी सबसे छोटी, आरएम बीच में और सबसे बड़ी हो जाती है वान डेर वाल रेडियस। इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी जो नोबेल गैसेस होती हैं उनके साइजेस बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। रीजन बीइंग कि उनकी एटॉमिक रेडियाई के लिए सिर्फ निकलती है वान डेर वाल रेडियाई। तो यहां पे दोस्तों आप देखिए आर इस पैटर्न की बात करें, दो तरीके से पैटर्न समझा जाता है। एक समझा जाता है अक्रॉस द पीरियड, यानी लेफ्ट टू द राइट जाएंगे पीरियड टेबल में, और दूसरा समझा जाता है टॉप टू द बॉटम। तो टॉप टू द बॉटम जब जाते हैं तो क्या समझा जाता है उसमें, डाउन द ग्रुप। तो लेफ्ट टू द राइट जाते हैं दोस्तों तो Z इफेक्टिव हमेशा बढ़ता है, Z इफेक्टिव लेफ्ट से राइट बढ़ता है और Z इफेक्टिव टॉप टू द बॉटम घटता है, याद रखेंगे हमेशा। तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस घटेगी। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, लिथियम से छोटा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। नियोन सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि यहां पर वान डेर वाल रेडियाई यूज हुई है। सिमिलरली अगर बात करें टॉप टू द बॉटम, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइजेस बढ़ते हैं, क्योंकि सर एडिशन ऑफ न्यू शेल हो जाता है। न्यू शेल हमेशा बड़ा रहेगा, फर्स्ट शेल से बड़ा सेकंड शेल, सेकंड से थर्ड, थर्ड से बड़ा फोर्थ। तो लिथियम से बड़ा सोडियम से बड़ा पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम से बड़ा सीजियम, इस तरीके से साइजेस देखे जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हिच इज कॉल्ड एज आयनिक रेडियाई। अब देखिए आयंस के अंदर अगर बात करें, 3 चीजें पढ़ाऊंगा। नंबर 1,
अगर शेल का नंबर बढ़ेगा तो आयन का रेडियस भी बढ़ता है, जैसे फ्लोराइड से बड़ा क्लोराइड, क्लोराइड से बड़ा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से बड़ा आयोडाइड। लेकिन अगर आपका चार्जेस बढ़ते हैं नेगेटिव चार्ज, तो जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। ऑक्साइड आयन में O माइनस से बड़ा O2 माइनस, है ना। ऐसे आयरन है, आयरन से बड़ा Fe, आयरन से छोटा होगा Fe प्लस, Fe प्लस से भी छोटा होगा Fe2 प्लस, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने कम इलेक्ट्रॉन, उतने ज्यादा Z इफेक्टिव, साइज कंट्रैक्ट होगा। याद रखेंगे इसे, जी मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर सिखाऊंगा जिसपे सवाल हर साल आपके एनसीईआरटी में पूछा जाता है, जिसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। देखो भाई, आइसोइलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन तो सेम है, मतलब रिपल्शन तो सेम होना है। अब जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर जिसका जितना ज्यादा नंबर एटॉमिक नंबर होगा ना, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा सेंटर की तरफ, मतलब साइज होगा छोटा। तो आपने सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर काउंट करने हैं और जिसका ज्यादा हायर एटॉमिक नंबर उसका साइज कर देना है छोटा। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एज नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सब के अंदर प्रोटॉन कितने हैं उसके एटॉमिक नंबर के बराबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 में 3 जोड़ो 10, 8 में 2 जोड़ो 10, 9 में 1 जोड़ो 10, 10 में से 10 का 10। अच्छा, यहां पर क्या होगा? 11 में से हमने 1 निकाला, 11 में से 1 निकाला तो 10, 12 में से 2 निकाले तो 10, 13 में से 3 निकाले तो 10। लेकिन लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अगर हमें पता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होता है? घटता है, तो साइज घटता जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी का नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो होता है दोस्तों कि कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं कि किसी भी एटम का सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होगा नो डाउट, वो बाहर निकल जाए उसकी गैसियस स्टेट से। गैसियस स्टेट मतलब होता है एकदम आइसोलेट होना। मतलब अगर मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन को आपने सबसे पहले दूसरे क्लोरीन के एटम से तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देके। फिर जब एकदम आइसोलेटेड गैसियस एटम बन गया, उसमें कितनी एनर्जी दूं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो जनरली ये प्रोसेस क्या होता है मेरे बच्चों? ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, यानी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी का वेरिएशन कैसे जाएगा? अब देखो, लेफ्ट से राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन कुछ जगहों पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है जहां होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कौन से होते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, जैसे कि S2, P3, P6, D5, D10। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि नियोन है, सब अब मैं सेकंड पीरियड के एग्जांपल ले रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2p6, 2p5, 2p4, 2p3, 2p2, 2p1, 2s2, 2s। स्टेबल वालों को हमने हाईलाइट किया और उनको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दिया। आप ओवरऑल क्या बनेगा ऑर्डर? लिथियम से बड़ा बेरिलियम होना चाहिए था, लेकिन बोरॉन इधर आ जाएगा, बेरिलियम आगे बढ़ गया। तो बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। ये याद कर लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ऐसे अगर टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम बहुत सिंपल सा फंडा है कि सर रेडियस तो होती है इंक्रीज, जेड इफेक्टिव होता है डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज। तो लिथियम का सबसे ज्यादा रहेगा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीसियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जनरली एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जब जब हम लोग किसी स्पीशी को या किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं उसकी गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने से एनर्जी रिलीज होती है। तो आप चेक करेंगे कि ये जो किसी भी गैसियस एटम को अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है मेरे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अगर 1 लगा देंगे, इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जनरली क्या होती है? नेगेटिव। तो हमें जब कंपैरिजन के लिए जाएंगे तो इसके पॉजिटिव, हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे, तो जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन आ सकता है उसमें और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बनेगी? मोर नेगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं इसके वेरिएशन को। अगर आप लेफ्ट टू द राइट जाते हैं, क्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो बढ़ेगी। और एक्सेप्शंस देखे जाएंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हाईलाइट किया और इनको सबसे लास्ट में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो उल्टा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, यानी उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। हम बात कर रहे हैं मोर एंड मोर नेगेटिव की, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी सर जब फ्लोरीन के ऊपर। तो हम लोग देखेंगे, लेफ्ट से जाएंगे, सबसे पहले लिख दिया हमने नियोन सबसे कम रहेगा, फिर नाइट्रोजन, देन बेरिलियम, देन उसके बाद में लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसे लर्न कर लीजिएगा। डाउन द ग्रुप बहुत सिंपल सा हिसाब है कि जनरली डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो जेड इफेक्टिव हमारा घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लेने की चाह भी घट जाएगी और इसलिए वैल्यू क्या आएगी? लिथियम सबसे ज्यादा, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रुप नंबर 15, 16 और 17, यानी कि आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ज्यादा रिलेटिवली किसकी हो जाती है? फास्फोरस,
सल्फर एंड क्लोरीन की। इनफैक्ट क्लोरीन की तो पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आता है तो जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको रिपेल करने लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा साइज भी जरूरी है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चल मेरे भाई अब तुझे समझाता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। देख बिड़ू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब डिफाइन होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसे ही है, लेकिन ये जो होती है ये होती है बॉन्डिंग स्टेट में, वो होती है आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर। यहां पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, HCl का बॉन्ड है, शेयर्ड पेयर यहां पर ये है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, कोवैलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन बोला कि यार मैं ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चाहता हूं, तू कम चाहता है, ला एक काम कर इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, थोड़े से इधर शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को कहते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, और जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतने कम इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएंगे, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं जो पॉलिंग स्केल के ऊपर मापे गए हैं उन्हें आपने याद रखना है, और ये यहां पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप यहां पे ये भी देखेंगे कि जैसे कार्बन और सल्फर की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम दिखेगी, जैसे कि ऑक्सीजन का तो ठीक ही है, क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम दिखेगी, और हाईएस्ट किसकी दिखाई देगी, याद रखना हाईएस्ट है आपके फ्लोरीन की 4। उसने इनफैक्ट फ्लोरीन को ही रेफरेंस रख के बाकी सबकी मेजर की थी, इसीलिए उसको सारे वैल्यूज जो होते हैं इसी तरह के मिलेंगे आपको ना। पॉलिंग स्केल के ऊपर मेजरमेंट हुआ। अगर मैं इसको मेजर करने जाऊं, बड़ा ही आसान तरीका है मेरे बच्चे मेजर करने का, कि लेफ्ट टू द राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, टॉप टू द बॉटम आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव घट जाता है। अब अगर ओवरऑल चेक करें सब चीजों के बारे में तो याद रखना जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की चाह, यानी कि वो नॉन मेटल है, वो अनायन बनाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, पटायन बनाएगा। तो मेरे बच्चे मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, देखिए लेफ्ट टू द राइट जाएंगे तो नॉन मेटल का करैक्टर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उधर से उल्टे आ रहा है मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, इन सब के पैटर्न अपन सीख चुके हैं। अब आते हैं सीधे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर कि मेरे बच्चे एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड देखी जा सकती है बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे बच्चे मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के, और एसिडिक नेचर के हो जाते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स। दिस इज अ कॉन्सेप्ट प्योरली बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे आप इसका एग्जांपल देखें, सोडियम के साथ ऑक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक रहेगा सर, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा मेटेलिक है, लेफ्ट टू द राइट जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर घट रहा है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, वीकली बेसिक। Al2O3 और SiO2 क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से रिएक्ट करेंगे, दोनों तरीके से बिहेव करेंगे। ये नॉन मेटल आ गया, लेकिन फॉस्फोरस है तो ये क्या रहेगा, ये वीकली एसिडिक कहलाएगा। फिर नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दे आर स्ट्रॉन्गली एसिडिक, क्योंकि इनको पानी में जब डालोगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और ये परक्लोरिक एसिड बनाता है। टॉप टू द बॉटम जाते हैं, मेटलिक करैक्टर बढ़ेगा यानी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऑक्साइड्स की, तो लिथियम ऑक्साइड से ज्यादा सोडियम एंड देन पोटेशियम, रुबिडियम एंड फाइनली CH2O इज मोस्ट बेसिक इन नेचर। ऐसे ही जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है मेरे बच्चे उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है किसी भी पर्टिकुलर ऑक्साइड्स की। जैसे कि यहां पे बात करें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +6 और यहां पर है +7। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है। आई होप आप सारे बच्चों को आपके दोस्त का ये लेक्चर बड़ा पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक तो करना ही करना, चैनल को फॉलो कर लो। और अब बेटा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। सो डू लाइक द सेशन, सब लोगों से शेयर कर लीजिए, सर्कुलेट कर दीजिए इसको, क्योंकि अब आपके संजय आर्य सर आ चुके हैं 11th क्लास पढ़ाने के लिए। आपको एकदम बेफिक्र हो जाइए, मस्त हो जाइए, बिंदास हो जाइए। मिलते हैं अगले रैपिड रिवीजन के अंदर।